औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी एंड सेहत के हवाले से पाकिस्तान के सीनियर तरीन होम्योपैथी के डॉक्टर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हम आपको एक सस्ता और मुफीद तरीका इलाज जो कि होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आगाही फराहम करते हैं और आपको मुख्तलिफ बीमारियां और उनका होम्योपैथिक अद्वियात से शाफी इलाज के मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी तंजीम है कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान, इसका भी हमारा एक ही मंशूर है कि होम्योपैथी के मतलब लोगों को आगाही दी जाए। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रा है। बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं बनिस्बत दूसरे तरीका इलाज के, दूसरे अद्वियात के। होम्योपैथी सस्ता भी है, शाफी भी है, साइंसी भी है और मुख्तलिफ बीमारियों में कम खर्च भी है। हम इसको इस्तेमाल करके बीमारियों से शफायाब हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था, मौसम के चेंज की वजह से जब गर्मी से सर्दी में मौसम कन्वर्ट होता है, तो ये मरतूब मौसम में एक पिछले चंद सालों से, बल्कि ये तो बहुत सालों से है, लेकिन चंद साल पहले ही इसका पता चला कि एक डेंगू फीवर है, एक ऐसा ये वायरल बीमारी है, वायरस है जो कि इंसानी जिस्म में मादा मच्छर के ज़रिए काटता है और फिर उसके बाद जिस्म के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, खून की जो नालियाँ हैं वो उनमें सुराख होते हैं, खून रिसना शुरू होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जाती रहती हैं जी। एक हफ़्ता तक के इंतज़ार के बाद अगर ये लंबा प्रोसेस हो जाए तो ये खुदा न खास्ता सीवियर भी हो सकता है। तो आज हम ये देखेंगे कि होम्योपैथी में डेंगू फीवर का इलाज कैसे है, क्या डेंगू फीवर से बचाव मुमकिन है, होम्योपैथी इस इलाज में, इस तरीके में डेंगू में किस हद तक कारगर साबित होती है। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। अपने सबसे पहले तो अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर साहब हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं CUH डिस्ट्रिक्ट लाहौर के। हमारे साथ सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर सोनिया फवाद साहबा, आप भी लीडर हैं CUH की, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, कैसे होता है और होम्योपैथी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है। जी डॉक्टर सोनिया, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करता हूँ कि ये डेंगू फीवर क्या होता है, इसके बारे में ज़रा मेरे नाज़रीन को आगाही है। डेंगू फीवर जो है ना, ये एक वायरल फीवर है जो कि डेंगू वायरस जो मच्छर के काटने से ना पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे आपको जो है ना, और ज़्यादातर ये होता है सुबह के वक्त और शाम के वक्त ना, ये ज्यादा एक्टिव होता है मच्छर ना, तो इसके काटने से ये फिर मादा मच्छर, हाँ जी, मादा मच्छर है जो कि वायरस फैलता है और फिर आपको हल्का सा जिस्म में दर्द शुरू होगा, फिर उसके साथ बुखार, सर दर्द, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। बुखार तेज़ होना शुरू हो जाएगा, शदीद सर में दर्द होगी, जिस्म में थकान होगी, वॉमिटिंग, बाज़ सूरतों में डायरिया भी होता है और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर पर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर बुखार अगर तेज़ होता जाता है, अगर 1 दिन 2 दिन, फिर आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, इसको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो ये डेंगू वायरस जो है मादा मच्छर के काटने से ये वायरल फीवर होता है। जी ये बताएं कि ये मादा मच्छर कहाँ से आता है जी, कहाँ से मिलता है, बिस्मिल्लाह, किस मौसम में आता है ज़्यादातर? जो डेंगू मच्छर आना शुरू हो जाता है, डेंगू मच्छर एक ताज़ा पानी का मच्छर आता है। ये जब मौसम गर्मा से साफ पानी जी जी, मैंने अभी अर्ज किया, ताज़ा पानी, साफ पानी हो गया। जब मौसम गर्मा से हम मौसम सरमा के दरमियान में जब जाना शुरू होती है, मिडल स्टेज आना शुरू होती है एटमॉस्फेयर की, जैसे ये अभी जो चल रहा है, ये ताज़ा पानी घरों के अंदर
इनके जो बेसिक मुकाम फेवरेट होते हैं, हमारे घरों में गमले पाए जाते हैं, पानी के कूलर, रूम कूलर आना शुरू, क्योंकि मौसम गर्मियों में अक्सर घरों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनमें जो पानी जम रहना शुरू होता है उसमें सबसे पहले इसका लालवा बनता है। लालवा बनने के साथ जब ये मच्छर बड़ा होना शुरू हो जाता है तो इसमें हमें फीमेल्स जो इस मच्छर का आना शुरू होता है उसके अंदर ये वायरस ऐसे नहीं होते। ये वायरस भी, मच्छर भी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो वो बैक्टीरिया वायरस उस मच्छर में आ जाएगा, और वही मच्छर अगर किसी अदर पर्सन को कन्वर्ट करता है तो ये अगले बंदे में आना शुरू हो जाता है। अब ये ताज़ा पानी का मच्छर आ गया। अब जिस वक्त मच्छर पैदा उस वक्त डेंगू नहीं है। डेंगू का जो मच्छर पैदा हो गया उसके अंदर जो वायरस, अगर जिस भी पर्सन को जो इन्फेक्टेड हुआ या उस बंदे के अंदर इम्यून सिस्टम उसका डाउन होना शुरू या वीक होगा, तो उस मच्छर ने जब उस पर्सन को बाइट की तो वो इन्फेक्टेड हो गया। अब वो मच्छर जब आगे अपनी फैमिलीज वगैरह से आगे कांटेक्ट करते हैं या किसी अदर पर्सन को भी काटना शुरू हो, उसके फैमिली के साथ वो मच्छर के साथ साथ बीमारी हमारी डेंगू आगे ना बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसका आपको जो सवाल दिया कि मच्छर पैदा, ताज़ा पानी का मच्छर, ताज़ा पानी में घरों के अंदर जहाँ पर बारिश होने शुरू हुई, बारिश का पानी हो गया वहां से भी पैदा होना शुरू होता है। गमले रखे हुए, गमले आने शुरू होता है। हम छतों पर, घरों में, कई परिंदों के लिए पानी का मटकों में, घड़ों में रखते हैं, उसमें भी पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ भी ताज़ा पानी होगा, पानी इकट्ठा होगा, पानी को इकट्ठा जो है वो, ताज़ा पानी की समझ नहीं आ रही। पानी साफ पानी तो होता है, ताज़ा पानी से क्या मुराद है? बारिश के बाद भी जहाँ पे बारिश पानी के बाद अगर 4 दिन पानी खड़ा तो ताज़ा तो ना होगा। हाँ जी, साफ तो है। या अगर किसी गमले में पानी 8 दिन से खड़ा है तो साफ तो होता है, ताज़ा तो नहीं होता ना। ताज़ा को ना कहें, साफ पानी। साफ पानी हाँ जी, साफ पानी का मच्छर है। ताज़ा साफ हो गया, प्योर पानी हो गया। पानी जहाँ भी देखें कि खड़ा है तो यानी कि इन मौसम में हाँ जी। ये जो चल रहा होता है बिटवीन गर्मी एंड सर्दी से, इस मौसम में हमें पानी जो मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा पानी होता खड़े है, होने से, हाँ जी, उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि ये मच्छर जो है ये, और इसके अलावा पैदा ना हो। सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, स्प्रे प्रॉपर करना चाहिए, और माली से अपने क्यारी की, गमलों की सफाइयाँ, और जहाँ पे पानी जैसे परिंदों को डालते हैं वो भी बर्तन जो है धुलवाने चाहिए, डेली साफ करवाने चाहिए ताकि मच्छरों की जो है वो अफजाइश ना हो। सर्वे टीमें जो गवर्नमेंट की, ये तो कूलर भी चेक करती हैं आपके, उनके अंदर तो पानी नहीं है। ये कोई टायर पड़े स्प्रे भी करते हैं, स्प्रे भी करते हैं। कोई टायर पड़े हो उनको देखते हैं छतों पे, यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़ा हो सकता है वो इस मौसम में एहतियात करें सब लोग कि पानी को खड़ा ना होने दें, और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, सफाई का स्पेशली, ताकि डेंगू फीवर की अफजाइश जो है उनको छुपने के लिए, उनको परवरिश पाने के लिए या स्टेब्लिश होने के लिए। इनका टाइम ही सुबह का टाइम है, अर्ली, और शाम का टाइम, वो तो डसने का टाइम है ना, कि ये मादा मच्छर सुबह और शाम। अभी इसमें ये साथ साथ ही हम करते हैं कि ये मादा मच्छर का जो डसने का टाइम है, अब इस टाइम में सुबह शाम लोग बहुत सारे वॉक के लिए जाते हैं, तो वो उनके लिए कुछ एहतियाती तदबीर जो है एहतियात करनी चाहिए, अपने आप को ढांप के निकलना चाहिए, फुल बाजुओं के कपड़े और अपने चेहरे को, हाथों को, बाजुओं को ढांप के यानी बाहर निकलना चाहिए। और प्रिवेंशन के तौर पे मॉस्किटो जो लोशंस होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए ताकि मॉस्किटो उनको बाइट ना कर सके, और प्रॉपर जाके भी आपको जो है वो हाइजीन का ख्याल, शावर लेना चाहिए और इस तरह की एहतियात करनी चाहिए ताकि मच्छर आपको बाइट ना कर सके। अगर आपको मच्छर ने काट लिया है तो उसके बाद क्या क्या अलामात पैदा होने शुरू होंगे? देखिए, अगर तो मच्छर ने हमें काटेगा, वो डेंगू का मच्छर नहीं है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मच्छर फीमेल डेंगू ने हमें काटना शुरू हो गया तो उसके आपको 1 से 2 दिन के अंदर सबसे पहले आपको बुखार आना शुरू होता है, और जो हमारा सडन टेम्परेचर जो जाता है उसकी डेंगू बुखार की सबसे बड़ी अलामत जो है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ौरन हमारा 104-105 पर रहेगा। इसके साथ सिर जो इसकी अलामत आना शुरू की, हेडेक, जिसमें सर में बहुत दर्द रहना, और आंखों के जो हमारा पिछला हिस्सा होता है जिसको हम आंखों के पट्टे कहते हैं, उनमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है।
साथ में डेंगू बुखार में जो अलामत आना शुरू हो जाती हैं कि हमारे जिस्म में हमें दिल का ख़राब होना, मतली आना, नसरिया, वॉमिटिंग का आना बहुत ज़्यादा होता है। और एक मेजर निशानी आती है कि जब हमें डेंगू फीवर आ रहा है तो हमारे जिस्म के अंदर रैश के स्किन रैश लाजमी पाए जाते हैं। वो कई जिस्म पर बॉडी के मुख्तलिफ पैचेस की सूरत में भी आ सकते हैं, कहीं आपको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, कहीं आपको रेड कलर के आपको आर्टिका या छपाकी टाइप भी आ सकते हैं। और साइड में अगर आप इसका जो डेंगू का बुखार का जो ड्यूरेशन है अलामत के तौर पर, वो 2 दिन से लेके 7 दिन तक का इसका टाइम पीरियड होता है। अगर आप पेशेंट को देखना शुरू होते हैं कि नहीं आ रहा, और अगर खुदा ना खास्ता डेंगू में क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कम आना शुरू हो गया, अगर किसी पर्सन के खून आना शुरू हो गया, जैसे कोई कट लगा हुआ है जिस्म के ऐसे हिस्सा जो खराज खून का सबब बनते हैं, तो हमें होता है कि बुखार की कंडीशन में अगर खून है तो इसको फौरन सीबीसी चेक करवाएं, देखें कि इसके प्लेटलेट्स तो नहीं कम हो रहे। प्लेटलेट्स कम होने की एक और भी इसमें डेंगू में अलामत मिलना शुरू होती है। ये बुखार को अगर कह लें कि ब्रेक बोन फीवर, यानी कि इनकी जिस्म बुखार के होने से जिस्म में जो अलामत आती है, हड्डियों में दर्द आना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपसे बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मलेरिया फीवर में शिवरिंग आती है, और डेंगू फीवर के अंदर हमारे जो जिस्म की बोन्स हैं वो ऐसे दर्द कर रही है जैसे कि वो टूटने वाली हो रही हो। उसमें खास तौर पे जो कमर का हमारा निचला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा पेन करना शुरू होता है, हमारे जिस्म के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन आना शुरू होता है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा आना शुरू होती है। वीकनेस आने की मेन वजह क्या होती है कि हमारा प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्दी से ना डाउन हो रहा होता है। अभी ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डेंगू से ब्लड आता है बॉडी से, वो क्यों आता है, उसकी क्या वजूहत होती हैं ब्लड आने के? प्लेटलेट्स कम होते हैं तो इसमें ये इसीलिए तो जब डेंगू फीवर होता है तो डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि आप सीबीसी डेली चेक करवाएं, और अगर फीवर मुसलसल 103 104 रह रहा है तो फिर सुबह शाम भी रिकमेंड कर देते हैं कि ताकि प्लेटलेट्स को मॉनिटर किया जाए और ताकि ये ब्लीडिंग और इस तरह के मसाइल ना हो। और इसमें हमने फीवर को ही कंट्रोल करना होता है, ज़्यादा मेडिसिन तो लेनी नहीं होती है आपने, और वीकनेस और स्पेशली डाइट को आपने मेंटेन करना होता है कि इसमें क्योंकि भूख आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, भूख बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और भूख और प्यास दोनों ही, और प्यास भी नहीं लगती जिससे आपको डिहाइड्रेशन के मसाइल होते हैं। और फिर इस तरह के जब मसाइल होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं, आपको फिर ये प्लेटलेट और टीएलसी और इस तरह के आपके टेस्ट जो हैं वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं, तो उनको जब हम मॉनिटर करते हैं तो मैनेज कर लेते हैं, तो फिर ब्लीडिंग के मसाइल नहीं होते। अगर आपका फीवर कंट्रोल है, अगर फीवर नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर आप ये ब्लीडिंग की तरफ आप जा सकते हैं, फिर वो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन भी हो जाती है, तो उसको मैनेज करना चाहिए कि आप प्लेटलेट को ना आपने जो आर आपको हैं फीवर के, वो आपको 4 to 6 आवर जो है फीवर की दवाई तो मस्ट आपको लेनी है ताकि आप जो है बुखार को कम रख सकें, फिर आपके प्लेटलेट मैनेज रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आपके पास आता है कि जी मुझे बुखार हो गया, अब डॉक्टर उस वक्त इमरजेंसी में क्या करेगा कि इसको मैं क्या करूं? देखिए, बड़े प्यारा आपका सवाल है। जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया, उसने कहा जी मुझे फीवर हो रहा है, अब डॉक्टर उनसे कंसल्ट करता है या बातचीत करता है कि आप में क्या क्या आ रही है, कि आपके सर में दर्द तो नहीं रह रहा, आपके आंखों के पिछली साइड पर पेन वगैरह, या आप सिम्टम्स लेता है। क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टोमेटिकली या डेंगू को हमने डायग्नोस करने के लिए सिम्टम्स लेना बहुत जरूरी रहता है। अगर पेशेंट सबसे पहला सिम्टम देखेगा कि आपको सर दर्द आना शुरू किया, नंबर 2 आपकी आंखों में दर्द तो नहीं आना, आपकी आंख, अगर ये 2 सिम्टम है तो इसके लिए होम्योपैथी की कौन सी दवाई आप देते हैं? इसके लिए अगर सर दर्द है और आंखों के पट्टों में दर्द है तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, तो साथ आपके बुखार को भी कंट्रोल करेगी। उसके बाद तीसरा सिम्टम क्या करें? अच्छा, मैं ये जरा कंक्लूड करता है, एक तो मेडिसिन आ गई बेलाडोना, इब्तदाई मेडिसिन। अच्छा, इसमें एकोनाइट का कोई काम नहीं होता? जी करती है, एकोनाइट भी करती। एकोनाइट भी फीवर को भी कंट्रोल करेगी, और अगर साथ पेशेंट जो कह रहा है कि मुझे फेयर आ रहा है, डर भी आ रहा है, तो उसमें एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, तीसरी इनकी जो मेन अलामत आना शुरू होगी कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, उसमें आपके नसरिया, दिल खराब होना और वॉमिटिंग की कैफियत बहुत ज्यादा आना शुरू होती है। जी, तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम डेंगू फीवर जारी है, तो हमारी मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेना, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी, तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है डेंगू फीवर, इसकी काजेज एंड होम्योपैथी के अद्वियात से इलाज। डॉक्टर साहबान ने 2 सिम्टम तो निकाले हैं मेन, कि सीवियर हेडेक एंड आइज़ के मसल्स में पेन। इसमें बेलाडोना अपने डॉक्टर साहब ने बताया कि चलती है। उसके बाद तीसरा सिम्टम बताएं, मेन सिम्टम जो पेशेंट लेके आया है डॉक्टर के पास, कि जी मेरा दिल खराब हो रहा है, मुझे कुछ भी खा रहा हूँ उल्टी आने शुरू हो गई, वॉमिट आना शुरू होती है। चौथा, इसके अंदर हमारे जो मरीज कह रहे हैं कि मेरे जिस्म में नहीं, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कि हड्डियां ऐसी वजह से कि टूट रही हैं, डॉक्टर साहब खड़ा नहीं हो जा रहा, कमर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। ये डेंगू बुखार होने की बहुत बड़ी अलामत रहती है। 5वें सिम्टम्स के आना शुरू हो रही है कि डॉक्टर साहब मेरे ना जिस्म में ना खारिश, बुखार के साथ ना खारिश भी बड़ी आना शुरू हो रही। अच्छा, कि अगर उसको देखे तो आपकी स्किन हिस्से पर रेडिश पन आना शुरू होगी, कि कुछ में हो सकता है कि वो जो रेडिश आ रही है वो रैश की तरफ में भी हो सकते हैं, आर्टिक एरिया से छुपाके कहते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, और रिंग बॉम्ब्स की तरफ में भी आ सकते हैं। ये 4 से 5 मेजर अलामत आना शुरू है जिसको हम डायग्नोस। जी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। पेशेंट आपके पास आ गया है आपके क्लिनिक पे, अभी आप बेसिक उसको डायग्नोज भी करना है कि ये डेंगू है या मलेरिया है, और उसको ट्रीटमेंट भी करना है, क्या करेंगे? ये सिम्टम्स उसके लेंगे आप। सबसे पहले तो पेशेंट आपको पता है कि डेंगू में जो मेजर कंप्लेन यही होती है कि जॉइंट्स पेन और जिस्म में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। कि ये डेंगू की एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि जिस्म से सबसे पहले एनर्जी लगता है कि बिल्कुल भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल लो हो गया है। तो ये तो एक मेन जो है सिम्टम सामने आता है। उसके अलावा फिर देख लेते हैं कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, या पेट के निचले हिस्से में या कमर पे दर्द है, या डॉक्टर साहब ने जिस तरह का अगर डायरिया है, वॉमिटिंग है, फिर कौन सी मेडिसिन साथ में लेते हैं? फिर हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही देखते हैं कि फिर नक्स। हाँ जी, अगर वॉमिटिंग है तो एपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है, आर्सेनिक है सिम्टम्स के मुताबिक, और बहुत पेट में दर्द है और साथ डायरिया भी है तो फिर नक्स वोमिका जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह हम सिम्टमेटिकली पेशेंट को देख लेते हैं। और बहुत जो रेयर केसेस होते हैं जिनमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे जाते हैं, तो हम उनको प्रिवेंशन के तौर पे ही जो है हमारी 2 मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत ही कमाल की हैं, जो कि कैरेका पपाया और क्रोटोलिस, वो हम जो है हाँ जी एक डोज दे देते हैं, जिससे ये है कि आप ज़्यादा आपकी एक तो वीकनेस नहीं होती और प्लेटलेट भी नीचे नहीं जाते। तो कोलोनियम भी देते कभी हम? जी, कभी देते हैं, कभी कभार, लेकिन ज्यादा जो भी जो वो क्यों देते हैं? वो क्यों देते हैं कि सिम्टम की बात कर रहा हूँ, क्या बहुत ज्यादा स्वेर आ रहा है यार। हमने, अगर मैं आपको बताऊं कि वो मेडिसिन जो आप जिक्र कर रहे हैं वो इमरजेंसी के तौर पर कंट्रोल फौरन आने पर ही, कि आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है, आपके पास दोनों ये आपके जो फौजी हैं वो ज़रा इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना तीसरा फौजी ना मेडिसिन के तौर के ऊपर जो वो इस्तेमाल करवाते हैं कि पेशेंट ना रिकवर। मेडिसिन 4 डॉक्टर साहब ने बताई, आपको मेन बताएं। मैं आपको इन्होंने बहुत अच्छी बताई, मैं आपको 8 मेडिसिन बताता हूँ जो एक मेजर भी हैं, कॉमन भी हैं, और डेंगू के अंदर 3 तो ये हो जाएंगी प्यास पे जी, कि अगर तो पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं है तो पल्स ऐड कर दें, प्यास थोड़ी थोड़ी है, ठंडे पानी की घूंट की है तो आर्सेनिक दे दें, अगर ज्यादा पानी पीने की ख्वाहिश है तो ब्रायोनिया साथ मिला दें, अगर ठंडा और ज्यादा पानी पीने की ख्वाहिश है तो फास्फोरस। 4 तो मेडिसिन ये प्यास पे आ गए। अब आगे आ जाए, फीवर से पर अगली आ जाए। अच्छा, फीवर पे काम सबसे पहले करती है यूपिटोरियम पफ, जो कि हमारे फीवर को भी मेंटेन करेगी, यूपिटोरियम जी, और हमारे हेडेक पर, आइस पेन पे बड़ा ज़्यादा असर करती है। सेकंड पर आपने ब्रायोनियम का खुद ही जिक्र कर लिया। ब्रायोनिया एक तो हमें प्यास की जो शिद्दत वो उसको कंट्रोल करने पर, दूसरा फीवर को भी कंट्रोल करने पर काम करती है, और मस्कुलर पेन पर। थर्ड इसमें आना शुरू होगी बेलाडोना। बेलाडोना आप हमारा जो हेडेक हो गया और बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई लेवल पर आना शुरू हुए थे, उनको नॉर्मल लेके आने पर ही हमारे जिस्म के अंदर नेक पेन वगैरह आना शुरू होगी, हेडेक आना शुरू होगी, टेम्परेचर हाई होने उसको कंट्रोल करती है। नंबर 4 पर आना शुरू होगी रेक्सटॉक्स।
रेक्सटॉक्स फीवर के साथ जब हमें पेशेंट जो शिकायत करते हैं कि मेरी बोन्स में भी पेन आना शुरू हो गया, तब बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम बोन्स में तो रोटा भी है, लेकिन ये फीवर के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अगर हम यूपिटोरियम के साथ अगर हम रेक्सटॉक्स भी देते हैं, जो फीवर के पेशेंट शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर भी आ रहा है और साथ में बॉन पेन के साथ ज्वाइंट पेन्स भी आ रही है, मस्कुलर पेन्स भी आ रही है, तो उसमें ब्रायोनिया और रेक्सटॉक्स के साथ भी हम कम्बिनेशन बना के देते हैं, तो बहुत अच्छा। डेंगू बुखार में खुराक कौन कौन सी खानी चाहिए? खुराक आपको जो है वो हर तरह की यानी लेनी चाहिए प्रॉपर, लेकिन भूख इसमें खत्म हो जाती है। बुखार के दिनों में तो आप भूख ही नहीं होती या रोटी आप नहीं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, तो लेकिन फिर भी कोशिश करके थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। जैसे पोरिज है, दलिया बहुत अच्छा काम करता है, और क्योंकि आपको भूख तो नहीं होती, लिक्विड जो है इसमें सॉलिड तो नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी प्रोटीन और सब्ज, हाँ जी, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, डिहाइड्रेशन ना होने दें बॉडी में, आप पानी ना कम हो। सुबह शाम जो है ना जूसेस का, तो फ्रेश जूसेस का तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली अनार, सेब, और उसमें हाफ लीमू डाल के आप पिए, तो आपके एक तो प्लेटलेट भी ठीक रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। और बाकी हल्का फुल्का जो है साथ लेते रहना चाहिए। सब्ज पत्तों की सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छा है, उनका सूप बना के पिलाया जा सकता है, और तुलसी के पत्ते और ये पपीते के पत्ते अगर ताज़े मिल जाएं तो इनका पानी उबाल के पिए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं डेंगू फीवर में। इसमें ऐसा है नाजरीन, जो मेरा अपनी इंफॉर्मेशन है कि डेंगू फीवर पहले दिन होगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा, परेशान करेगा, सेकंड डे होगा आपके प्लेटलेट्स कम होना शुरू होंगे, थर्ड डे और कम होंगे, फोर्थ डे और कम होंगे, और फिफ्थ डे और कम हो, और शायद छठे दिन मज़ीद की 80-85 पे आ जाएं। ये तो इसका एक पीरियड है कम होने का। अब इन दिनों में, ये 5-6 दिन में अगर आप अपने बुखार को कंट्रोल रखते हैं, अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देते, और उसके बाद जो है अगर आपके पानी की कमी नहीं है तो आपकी वेन से ब्लड नहीं निकलेगा, वो भी कंट्रोल में रहेगा। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। लोग पानी पीना बंद कर देते हैं और उसकी वजह से प्लेटलेट मज़ीद कम होते हैं। तो अगर आप ऐसा रखते हैं, और बुखार के लिए आप एकोनाइट, बेलाडोना, जो भी हमारी होम्योपैथी की यूपिटोरियम पफ है, ये अद्वियात लेते हैं, तो 7वें दिन आपको शफा मिलना शुरू हो जाती है, आपका डेंगू फीवर ख़त्म हो जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर आप 7वें दिन के बाद अगले 5-4 दिन भी ठीक नहीं होते तो फिर ये एक सीरियस मसला है, उसकी तरफ फिर आपको आपका इलाज करवाना है। तो कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनसे परहेज करना चाहिए डेंगू फीवर में? देखिए, सबसे पहले अगर आपको डेंगू फीवर हो गया तो आपने हाई ऑयली और स्पाइसी फूड्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि यार हमारे मुंह का जायका बुखार में कुछ भी नहीं आ रहा, दिल कर रहा है कुछ स्पाइसी सा हो जाए, ऑयली, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदेह। ये आपने जिक्र नहीं किया, दोनों में से भूल गए हैं कि टेस्ट जो है ये टेस्टलेस हो जाता है। अब टेस्टलेस को करने के लिए अक्सर हम फैमिलीज वगैरह में कहते हैं यार इनको ज़रा कोई स्पाइसी चीज़ें दे दो, कोई चटकारे टिक्के कबाब या शवारमा वगैरह, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं हमारे ड्यूरिंग डेंगू फीवर का जो टाइम चल रहा है। और इसके साथ नुकसानदायक क्या आना शुरू होती है कि हम वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो देर से डाइजेस्ट हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ही हमारा इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। शॉर्ट आंसर है कि हाई प्रोटीन चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल ना करें, तली हुई और स्पाइसी चीज़ें वगैरह हमें डेंगू के फीवर में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो चीज़ें खानी चाहिए वो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, जैसे कि आपका हमारा सेब और लेमन जूस हो गया, पपीता खाने में बहुत बेहतरीन आना शुरू हो गया, वेजिटेबल सूप्स आने शुरू हो गया, वैसे ही आप वेजिटेबल जूसेस इस्तेमाल कर लें वो बहुत बेहतरीन आने शुरू हो जाते हैं। फ्रूट्स के अंदर उन्होंने फरमाया कि जैसे कि सेब हो गए, अनार हो गए, पपीता हो गए, ये वो डाइट्स हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। विटामिन सी फ्रूट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा विटामिन बेहतरीन किस्म के।
मीठे से अवॉइड करना चाहिए कि कोल्ड मीठे स्वीट से से? ना नहीं तो ये कोल्ड ड्रिंक्स बीफ शीफ खाना चाहिए खूब। कौन सी जो खुराक हैं जिनसे परहेज करना चाहिए? रेज या मीठे से और ऑयली और स्पाइसी फूड से, और जितनी ऐसी ग़िज़ाएं जो पेट ख़राब करें और जो ऐसे आपको हज़म ना हो, क्योंकि इसमें भूख तो होती नहीं है, तो आपको सेमी सॉलिड ही लेना होता है, और जिसमें आप पोरिज में वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, फ्रूट्स बारीक काट के डाल सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, यखनी वगैरह पी सकते हैं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं भी खाने को दिल चाह रहा तो आप थोड़ी क्वांटिटी में खाते रहें ताकि आपको वीकनेस ना हो। डेंगू बुखार होता है हफ्ता 10 दिन, एक दफ़ा तो बंदे को निचोड़ के रख देता है। जब बंदा ठीक हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए, मेल या फीमेल कोई भी है, तो उसको फिर क्या करना चाहिए? उसको होम्योपैथी क्या करती है? होम्योपैथिक के अंदर सबसे ज़्यादा वीकनेस को दूर, एक तो सबसे पहले जो भी हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या अदरवाइज जो भी न्यूट्रिशन हो, वो डेंगू के पेशेंट को जब डेंगू के सिम्टम चले गया, बाहर मसला है वीकनेस को दूर करने के लिए एक तो आप अपनी अच्छी डाइट इस्तेमाल करें। डाइट के अंदर आप प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब प्रोटीन के अंदर आप मीट हो गया, एग हो गए, या आप इस्तेमाल करें जूसेस हो गए, फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड आ गए। अब होम्योपैथिक में मेडिसिन के बारे में आगे जिल्सेमियम बहुत अच्छा काम करेगी आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए। कौन सी? जिल्सेमियम जी। फिर इसके बाद अगर ब्रेन के अंदर को हम कॉलीफॉस आना शुरू होती है, जिनसिंग आना शुरू होती है, अल्फा टॉनिक बहुत अच्छा काम करेगा, हमारे अंदर भूख को, एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा कि जो हम खाएं वो हमारे जुज़ बदल बन के हमारा हीमोग्लोबिन लेवल अपग्रेड होना शुरू हो जाए। पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमें अद्वियात से ज़्यादा अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए खुराक के ऊपर तवज्जो देना चाहिए, हाइजेनिक खुराक है जो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो। इसमें मॉर्निंग के अंदर अगर हम वीकनेस को दूर करना चाहते हैं, सेब के साथ अगर हम लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एप्पल और लेमन का जूस, वो हमारे लिए विटामिन के तौर पर टॉनिक बहुत अच्छा काम करता है। बल्कि मैं अक्सर ही कहता हूँ उसमें अदरक का भी कावा अगर हम इस्तेमाल कर लें, वो बहुत अच्छा होता है टॉक्सिन को रिड्यूस करने के लिए और इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। और इससे भी सिंपल आ जाए, हम घर के अंदर 1 गिलास खाली पानी, आधा गिलास गर्म करें, उसमें हाफ नींबू निचोड़ के वो पीना शुरू कर दें हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो हमारे लिए जिस्म के अंदर ही वो इम्यून सिस्टम को इतना बूस्टअप और इतना एक्टिव कर देता है कि कोई भी हमें वायरस डिजीजेस आना से ना हमें कुव्वत मुदाफ़त इतनी बढ़ जाती है कि वो उसके ऊपर से बाउंड्री बनाती है हिफाजत के लिए। ठीक जी, तो हम इख्तिताम पे जा रहे हैं। डेंगू जो है किन किन लोगों को आसानी से हो जाता है? किसी को भी हो सकता है कि अगर मच्छर काटेगा तो जाहिर है वो, किसी की अगर इम्यूनिटी बड़ी पावरफुल है अंदर से, तो उसको तो मच्छर कुछ नहीं कहेगा, तो मच्छर इफेक्ट तो करता है। तो अगर मच्छर ने काट लिया, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो जल्दी रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। अगर बस फीवर हुआ है 1-2 दिन में रिकवरी हो जाती है। आप देखें कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि एक दिन फीवर हुआ है, अगले दिन प्लेटलेट कम हुए हैं, तीसरे दिन वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर वो आप दूसरे तीसरे दिन या 5वें दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अगर मच्छर ने काट भी लिया है तो अगर आप उसके ऊपर जो है लेडमपाल, हमारा मदर टिंक्चर है, तो मॉस्किटो ने बाइट की है, जाहिर है वो वहाँ पे इचिंग बर्निंग शुरू होगी। आप अगर वहाँ पे लेडमपाल मदर टिंक्चर का रुई के साथ 1-2 कतरे लगा के उसको रब कर दें, तो आप देखिएगा कि वो आपको उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगा, ना रेडनेस होगी, ना आपको फीवर होगा। ये प्रिवेंशन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा एपिस मेलिफिका है, वो भी मदर टिंक्चर में आप जो है मॉस्किटो बाइट्स पे लगा सकते हैं। जी, तो नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम था डेंगू फीवर। मेरे सीनियर डॉक्टर्स के पैनल ने बहुत तफसील के साथ डेंगू फीवर की अलामात और होम्योपैथी अद्वियात से इलाज और आपको प्रिवेंशन और असबाब जो हैं ये बड़ी डिटेल के साथ बयान किए हैं। उम्मीद है कि खुदा न खास्ता अगर आप या आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द को डेंगू फीवर का मसला हो, डेंगू फीवर हो जाए, तो आप उसको अपने घर में कुछ मैनेज करेंगे और एक सीनियर क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर भी आप डेंगू फीवर को बड़े ही एहसन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और होम्योपैथी को दुआएं दे सकते हैं और होम्योपैथ्स को भी दुआएं दे सकते हैं। हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं कीजिएगा, हमारा प्रोग्राम देखिएगा।
और हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों का, अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद का, अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।